यस, गुड इवनिंग। चरक संहिता सूत्र स्थान का दूसरा अध्याय, अपामार्ग तंडुल्य। और इसमें तीन इंपॉर्टेंट बातें जो रेफरेंस के हिसाब से अपना इंपॉर्टेंस रखती है। फर्स्ट है कि सर्वप्रथम चरक संहिता में पंचकर्म शब्द किस चैप्टर में आया? इसी में। क्योंकि पंचकर्म के द्रव्यों का संग्रह किसमें पढ़ेंगे? इसमें। अब पहला चतुष्क है भेषज चतुष्क, और भेषज चतुष्क मतलब मेडिसिन पढ़ेंगे, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर था, उसमें अपन ने क्या पढ़ा? जैसे आपने पढ़ा 5 लवण, 8 मूत्र, 8 शीर, है ना, मूलिनी फलिनी, ऐसे पढ़े थे। अब सेकंड वाले में अपन पंचकर्म से रिलेवेंट पढ़ेंगे, हालांकि वो द्रव्य भी अंत परिमार्जन बहि परिमार्जन दोनों में काम आते हैं, लेकिन ये चैप्टर पर्टिकुलर अंत परिमार्जन या यूं कह दो इंटरनल मेडिसिन से रिलेवेंट है ना। तो आंतरिक शोधन के लिए, तो आंतरिक शोधन आयुर्वेद में पंचकर्म से होता है, इसलिए पंचकर्म के द्रव्यों का शोधन चरक सही सॉरी पंचकर्म के द्रव्यों का संग्रह चरक संहिता के कौन सा अध्याय में? दूसरे। और उसका नाम क्या है? अपमार्ग तंडुली। अब पहला क्वेश्चन ही सर्वप्रथम पंचकर्म शब्द कहां आया? इसी में। ठीक है। दूसरा, आपको पता हो तो अपने आयुर्वेद में ऐसा चलता है कि पंचकर्म प्रधान कर्म होते हैं और उनसे पहले पूर्व कर्म में स्नेह संवेदन करते हैं। तो सबसे पहले स्नेह संवेदन, फिर प्रधान कर्म में पंचकर्म, और पश्चात कर्म में संसर्जन करते हैं। ठीक है। अब स्नेह संवेदन की डिटेल पढ़ेंगे अपन 12-13 में, तो उसके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं, स्टार्टिंग बोल दिया चतुर्विध स्नेह होते हैं। और संसर्जन से संबंधित बहुत समराइज अपन पढ़ेंगे 15-16 में, लेकिन संशोधन के संदर्भ में, सॉरी संसर्जन के संदर्भ में जो डिटेल यवागु वाला पोर्शन है वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। उसको बताने का कारण ये है कि अंत परिमार्जन के प्रधान कर्म में काम आने वाले द्रव्य ये है, और इन द्रव्यों के जस्ट बाद में क्या करेंगे? संसर्जन। तो पहले पंचकर्म के द्रव्य बताएगा, फिर उसके बाद में 28 यवागु बताएगा। अब पेया, विलेपी, यवागु, मंड, ये सब वैसे तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सामूहिक रूप से कि उसमें क्या क्या मेडिसिन डलेगी, इसने 28 यवागु नाम दे दिया उसको। ठीक। पेशेंट के हिसाब से उसको अपन पेया कल्पना बना के भी दें, लेकिन मेडिसिन वही यूज करनी जो ये बताए कि उसमें क्या मिला के दे। अब 28 यवागु कैसे करी इसने? 28 पर्टिकुलर डिजीज या कंडीशन ले ली जिनमें अपन ने अंत परिमार्जन करवाया हो। जैसे कोई पेशेंट है जिसके अंदर लूज मोशन हो रहे, या आईबीएस का पेशेंट, या अतिसार का पेशेंट, तो उसमें संग्रही वाली देंगे। या फिर आप लोगों ने पढ़े होंगे संशोधन के व्यापक, तो 10 व्यापद होते हैं। तो किसी भी प्रधान कर्म के उपरांत अगर कोई व्यापक स्वरूप रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसको भी क्योर अपन संसर्जन के साथ ही करेंगे, अग्नि भी बढ़ानी है और उनका ट्रीटमेंट भी करना। तो इसलिए 28 प्रकार की यवागु यहां पढ़ते हैं। अब यह एक बात जो इंपॉर्टेंट है सुनना, अपामार्ग तंडुल्य अध्याय का नाम है, 2014 में पूछा इसको जामनगर ने, और 2014 में ही इसको पूछा बीएचयू, सेम ईयर में, कि अपामार्ग तंडुल्य में तंडुल्य से क्या समझते हैं। तो तंडुल्य का अर्थ जो है वो आचार्य चक्रपाणी ने दिया। पहली बात तो इसकी जो व्याख्या है वो किसने करी? चक्रपाणी, क्योंकि चरक संहिता पर आयुर्वेद दीपिका लिखी इन्होंने, और सबसे अधिक मान्य टीका वही, सबसे फेमस टीका वही। इस तंडुल्य का अर्थ होता है अंकुरण कर सकने योग्य छिलके रहित बीज। किसके? अपामार्ग। अब वह मल्टीपल सेंटेंस थे कि तंडुल्य का अर्थ है छिलके रहित चावल, है ना, छिलके रहित अंकुरण कर सकने योग्य चावल, क्योंकि लोग तंडुल्य शब्द जो है ना उसको चावल से कोरिलेट करते हैं। हालांकि तंडुल्य चौलाई का भी पर्याय है, जो एक शाक होता है, गुंजा का एंटीडोट। तंडुलोदक होता है वो चावल का पानी। ठीक है। तो तंडुल्य का अर्थ हुआ अंकुरण कर सकने योग्य छिलके रहित अपामार्ग के बीज। अब इसके 3 सेंटेंस बन सकते हैं। ये, और चौथा बन सकता है ऑल। तो सारे सही है, लेकिन ये तीनों बातें पता होनी चाहिए कि इस तंडुली के अंदर 3 चीजें हैं। ठीक है। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं? पहले हम लिख देना छिलके रहित बीज, ऐसे लिख दे। दूसरे लिख दे अंकुरण कर सकने योग्य बीज।
तीसरे में लिख दे छिलके रहित अंकुरण कर सकने योग्य, चौथे में पूरा लिखेगा अंकुरण कर सकने योग्य छिलके रहित अपामार्ग के बीज। तो मोर करेक्ट करना आपने, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन पूछा था कि तंडुलिक का ये अर्थ किसने दिया, तो चक्रपाणी अंकल ने दिया। नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन पंचकर्म के द्रव्यों का संग्रह। बहुत ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले कौन सा द्रव्य, शिरोविरेचन। कितने, शिरोविरेचन के 25 द्रव्य यहां पर बताए। शिरोविरेचन समझते हो, वैरेचनिक नस। अब सिर से विरेचन तो एक ही तरह से हो सकता है क्योंकि सिर का गेट एक ही है, नाक सही सिर से द्वारा। तो सिर में से कुछ भी रेचित करवाना है तो नाक से ही होगा। तो नेजल रूट के थ्रू अपन जो भी उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य देंगे वो ही उत्तमांग सिर में जमे हुए कफ को निकाल सकता है। और वैरेचनिक नस्य का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऊर्ध्वांग में स्थित और स्पेशली सिर में स्थित कफ को बाहर निकाल। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पंचकर्म द्रव्यों के संग्रहण में सबसे पहले कौन से द्रव्य संग्रहित किए गए, शिरोविरेचन। दूसरा बनता है कितने किए, 25। ठीक, अब सुनना इसकी स्टार्टिंग में एक लाइन दी हुई है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले आप इसके साइड में लिख दो 25 द्रव्यों में 2 लवण है, पंचलवण नहीं है, पंचलवण आस्थापन में। शिरोविरेचन के द्रव्यों में कितने नमक शामिल किए, 2। और लवण द्वय का क्या मतलब हुआ, सोच से, क्योंकि सोच ही तो ओ से याद करते हैं अपन, तो इसमें 2 ही है शुरुआत वाले। उसके अलावा ज्योतिषमती पढ़ा है, ज्योतिषमती का एक पर्याय होता है मालकांगनी, अगर आपको पता है तो बहुत ठीक। इंग्लिश में इसको स्टाफ ट्री कहते हैं, है ना। और ये रजत के शोधन में काम आता है, ऐसे बता रहा हूं। इस किताब से कोई लेना देना नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, पर पता रहेगी ज्योतिषमती रजत ऐसा कुछ था, है ना। चलो उसके बाद में अगली लाइन देखो इसकी, गौरव सिर से सूले पीन से अर्दाव भेद की। अब ये जो लाइन है ये यहाँ शिरोविरेचन के लिए दी हुई है, लेकिन यही लाइन आगे अपन 5वें अध्याय में धूमपान पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगी। तो आप इस लाइन को डायरी में लिखना और इसके सामने लिख देना शिरोविरेचन तथा धूमपान दोनों के लिए आती है। मीनिंग सिंपल है, सिर की गौरवता का नाश होता है, सूल का नाश होता है, पीनस और अर्दाव भेद का नाश। अब पहली लाइन पे आता हूं जो सबको याद करनी है। देखो अपामार्ग से चैप्टर शुरू हो रहा है और इस चैप्टर की एक खास बात और है कि जो भी द्रव्य आप पढ़ रहे हैं जिस ग्रुप में, उसका पहला द्रव्य बाकी सबसे बेस्ट। जैसे शिरोविरेचन द्रव्य में सबसे बेस्ट कौन है, अपामार्ग। लेकिन अपामार्ग का भी क्या, छिलके रहित अंकुरण कर सकने योग्य बीज। तो स्टार्टिंग लिखता है अपामार्ग से बीजानी पीपली मरीचानी, गाने की तरह याद करोगे 2-4 बार तो हो जाएगा। विडिंगानी अतः शिग्रुणी सरसपांसी तुमरुनीच। अब ड्रग कितनी होगी इसमें, अपामार्ग बीज 1, पिपली 2, मरीच 3, विडंग 4, शिग्रु 5, सरसप 6 और तुमरु 7। ये 7 याद करोगे तो 3 जगह काम आएगी। एक तो शिरोविरेचन महाकषाय में आ जाएगी, एक आगे जब अपन नस्य पढ़ेंगे वैरेचनिक तो वहां द्रव्य याद करने में काम आए। तो इस लाइन को रिपीटेडली बार बार 5-7 बार पढ़ना है। इसके पास मैंने एमटीआर लिख दिया, इसका मतलब लाइन डायरी में तो पक्का जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विमर्श के अंदर 1, 2, 3, 4 चौथी लाइन में लिखता है सिर सभी इंद्रियों में प्रधान माना गया। इसको ठीक करो, इंद्रिय नहीं अंग, सभी अंगों में अंगों में प्रधान बराबर सिर, और इंद्रियों में प्रधान, इंद्रियों में प्रधान कौन, चक्षु इंद्रिय, है ना। और तीसरा एक और लिखना चाहो तो ऐसी कौन सी इंद्रिय जो संपूर्ण शरीर में रहती है, सर्वव्यापी इंद्रिय, त्वचा जिसका अधिष्ठान है, स्पर्श इंद्रिय। समझ गए। एक लाइन छोड़ के विमर्श में एक और लाइन है वाग्भट की, अनाम में यथा मूल वृक्ष सम्यक प्रवर्धते। अगर किसी भी पौधे की जड़ में कीड़ा नहीं है और उसकी जड़ें मजबूत है और उसको पूरा न्यूट्रिशन दे रही है और स्वस्थ है तो पौधे की वृद्धि अच्छी होगी। उसी तरह से अपने शरीर में
जड़ वाला पार्ट सिर है क्योंकि जटाएं ऊपर, तो जिसका सिर सही होगा उसका पूरा शरीर सब तरह से सही चलेगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपका सीएनएस प्रॉपर है, और बेसिकली पीएनएस भी तो सीएनएस से कनेक्ट है, तो कुल मिला के नर्वस सिस्टम अगर सही है तो सब जगह सप्लाई होके, तो सब जगह पर सारी चीजें सिस्टमेटिक। ये लाइन जो इसका अर्थ समझ में आना चाहिए, सिर की जगह फिल इन द ब्लैंक्स आता है। अन्नाम में सिरेसु एवं देहम सम्यक प्रवर्धते। नेक्स्ट आगे देखो, आगे चलोगे ऊपर ही ऊपर लिखता है प्रत्यक पुष्पी शिरो विरेचना नाम। अग्रे पढ़ेंगे अपन चरक सूत्र 25 में, है ना। और आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो अग्रे की इंग्लिश में क्या लिखा होगा, ड्रग ऑफ चॉइस। हिंदी में जिसको अग्रे कहते हो उसको इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट आएगा, ड्रग ऑफ चॉइस। तो अगर अग्रे नहीं समझ में पड़ रहा, क्योंकि एक बार 2015 में जब हमने पेपर दिया था तो अग्रे वैसे नहीं पूछे थे जैसे है। जैसे मान लो कि कोई अग्रह है, जैसे इसी को ले लो शिरो विरेचन, उसमें एक क्वेश्चन था कि एक रोगी एक ओपीडी में आता है, वैद्य द्वारा उसे शिरो विरेचन निर्देशित किया जाता है, तो उसकी जो औषधशाला है उसमें से आप कौन सी एकमात्र औषध उस रोगी को प्रयोग करना चाहते, उसने अग्रह नहीं बोला, लेकिन जब उसका इंग्लिश पढ़ा तो उसने कहा था ड्रग ऑफ चॉइस, तो उससे वेरीफाई हो गया कि किसकी बात कर रहा है, अग्रह की। ठीक है, अग्रह तो पूरे याद करेंगे, वैसे भी प्रत्येक पुष्प यही होता है अपमार्ग। ठीक है, नेक्स्ट वमन द्रव्य मदन। अब देखो शुरू के 6 है ना जो कल्प स्थान के, उनको नहीं बताऊंगा इसमें, वो तो अंडरस्टूड है। नए जो उन पे देखो, मुलेठी, मुलेठी का फांड पिलाते हैं, अपने कॉलेज में भी देखा होगा आपने वमन के टाइम पे। एक लिखा निम्ब। अब कभी कभी क्या करता है वो, आपकी कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए पेपर के टाइम पे ऐसा लिखता है निम्न में से कौन सा द्रव्य चरक ने वामक द्रव्य में वर्णित नहीं किया। तो पहले मदन फल देगा तो ये तो आप पता है कि ये तो किया है, फिर दूसरा दे देगा आपको मधु, ये भी आपको याद है, तीसरा नींबू की जगह नींबू दे देगा, तो नीम है ये, लेमन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद जीमूत्र करते हैं, ठीक है, पिपली मार्क करो, कुटज इक्ष्वा को पता अपने को, एला मार्क करो, और दामार को तो है ही। दूसरी लाइन से उत्तराखंड 2015 से यहाँ 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो ये उपस्थित श्लेष पित्ते व्याधि आमाशय आश्रय। अब बहुत ध्यान सुनना, इसको समझा दूंगा। और इसके आगे एक लिखा है भीषक देहम अदुष्यनम। अब बात सुनो, अपने बचपन की चीजें याद करो जब तुम बीए में समाये थे। फिजियोलॉजी में तुमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आमाशय के बारे। ये आमाशय, मैं तुमसे पूछता हूं, देखें याद है कि नहीं। बात का विशेष स्थान चरक से पक्वश, ये चरक है। ठीक है, पित्त का बताओ, आमाशय। कफ का बताओ, उर। ठीक है, अब मैं सुश्रुत का लिख रहा हूं, सिर्फ पित्त और कफ का कंफर्म कर दो। पित्त का बताओ, आम, पक्वाशय, मध्य, और कफ का आमाशय। अब मेरी बात सुनो, सुश्रुत अनुसार आमाशय कफ का विशेष स्थान है, चरक अनुसार आमाशय पित्त का विशेष स्थान है। और ये दोनों बात 100% सही है। आप कहेंगे कैसे, कैसे, क्या HCl का सिक्रेशन कहां होता है, आमाशय में। और HCl, क्योंकि आयुर्वेद वाले पित्त का मतलब सिर्फ बाइल नहीं है, आयुर्वेद के पित्त में हर उष्ण तीक्ष्ण सिक्रेशन जो बॉडी का पित्त से संबंधित। अगर HCl आमाशय के हिसाब से हो जाता है तो फिर बॉडी के अंदर सबसे थिक जीआई के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहां है, आमाशय में, उसी HCl से प्रोटेक्शन के लिए। तो आमाशय सुश्रुत अनुसार कफ का विशेष स्थान हो। इन दोनों मत को आचार्य चक्रपाणी ने अपने हिसाब से लिखा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना आधा, ये तो ऊपर वाले भाग में है, अतः आमाशय का ऊर्ध्व वाला भाग कफ का स्थान, और नीचे वाला भाग मध्य देह में आता है। तो शरीर में ऊपर कफ,
मतलब जो शरीर में कफ पित्त वात कर रखे है ना, उसने कफ और पित्त को जो भाग कफ के सामान्य स्थानों की तरफ था आमाशय का, उसको आधे भाग को कफ का स्थान मान लिया, और नीचे वाले पित्त के जो विशेष स्थान है उसको पित्त का विशेष स्थान मान लिया। चरक और सुषुप्त में कॉम्प्रो करा दिया उसने। तो चक्रपाणी ने समझा दिया कि बात दोनों की ठीक है, आमाशय पित्त और कफ दोनों का स्थान। चक्रपाणी ने ये बात बोली होगी तो कोई तो बेस होगा उसके पास, उसने ये बेस यहीं से लिया। आचार्य चरक ने भी ये माना है कि आमाशय कफ और पित्त दोनों के स्थान है, लेकिन विशेष स्थानों में किसको बोला कि उर कफ का और आमाशय पित्त का। आई बात समझ में? अब ये लिख रहे हैं उपस्थिते श्लेष पित्ते व्याधि आमाशय आश्रय। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम किसी पेशेंट को वमन कराओगे तो अगर अपन स्टमक की स्ट्रक्चर के हिसाब से सोचें तो एक ताला यहां लगा हुआ है और एक ताला यहां लगा हुआ है। ये कौन सा? स्फिंक्टर कार्डिक, और ये पाइलोरिक। तो पाइलोरिक से नीचे तो कुछ साफ हो ही नहीं सकता भाई, उससे साफ क्या होगा? लॉक है, उसके नीचे के सिक्रेशन बाहर आ ही नहीं सकते। ये तय रहा कि पाइलोरिक के ऊपर ऊपर वाले स्थानों की शुद्धि किससे होगी? वमन से। और सुनना, अगर आप किसी पेशेंट को विरेचन कराओगे तो वो मेडिसिन यहां से ट्रेवल करके और पूरे जीआई को डिस्टर्ब करती हुई जाएगी, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण तो है ना, सारे के सारे गैस्ट्रिक इरिटेंट्स है। आपको पता होगा, ये आयुर्वेद की भाषा में अपन बोलते हैं कि शोधन करते हैं, है ना। तो कपड़े धोने सोडा चाहिए, मतलब साबुन चाहिए, सर्फ चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से तो वो बहुत ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण है ना। अब कपड़े में से मैल निकालना है तो चीज उष्ण तीक्ष्ण होनी चाहिए। तो चाहे वो वामक हो चाहे विरेचक हो, जो शोधन करेगा वो गैस्ट्रिक इरिटेंट होगा ही होगा, तभी उससे कचरा बाहर निकलेगा। समझ पा रहे हो? अब अगर रेचन के लिए आपने द्रव्य दिया तो वो पूरी जीआई को डिस्टर्ब करेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वो पूरी जीआई को दूषित करता हुआ जाएगा एक तरह से। लेकिन वमन के केस में ऐसा नहीं, ये सिर्फ यहीं तक जाता है और यहां से रिवर्स। अरे बात समझ में? अब दो बात। पहली बात थी कि आमाशय में स्थित पित्त और कफ को ये निकाल देता है बाहर, ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। दूसरी बात है भीषक देहन अदुष्यन। अब सुनो, इस शब्द का अर्थ टीकाकारों ने अपने हिसाब से दिया है। जो मैंने समझा है वो मेरा विचार, जितना मैंने किताबों में पढ़ा मुझे समझ में आया कि इस बात का ठीक ठीक अर्थ ये है कि ये नीचे की जीआई को डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब दूषित नहीं करता। कंपेरेटिव बोला है वमन और विरेचन में कि अगर देह को, पूरी देह को दूषित करने वाला नहीं है तो आप विरेचन को तो नहीं बोल सकते। किसको बोलोगे? वमन। इसकी जो टीका है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके अर्थों को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। भीषक देह में दूषणम आते क्लिक होना चाहिए, वमन की बात कर रहा है, क्योंकि पाइलोरिक स्फिंक्टर लॉक है तो नीचे वाले पोर्शन को डिस्टर्ब नहीं कर पाए। ठीक, तो दो बात यहां पर रही अपनी। पहली, उपस्थित श्लेष पित्ते व्याधि आमाशय आश्रय, और दूसरा भीषक देहम अदूषणम। दोनों ही उत्तराखंड के 2015 के पेपर में कंटिन्यूस क्वेश्चन थे। पहले ये था फिर ये था। बहुत सा अब आप यहां पर डिस्टर्ब क्यों हो गए? क्योंकि यार कफ और पित्त दोनों ही, और एक ऑप्शन वो देगा वमन विरेचन दोनों, ऐसा दे देगा तो दिमाग और खराब हो जाएगा। तो वहां बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए कि वमन है। वो याद किससे आएगा कि चक्रपाणी ने जो कॉम्प्रो कराया था उसका बेस लाइन ये थी कि चरक ने भी कहीं ना कहीं आमाशय को माना। ठीक है, इस पर ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ गलत नहीं होना चाहिए और ये करेगा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। विरेचन के द्रव्य। देखो विरेचन के सामान्य द्रव्य जो है उन पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, जो चैप्टर 7 से लेके और 12 तक है कल्प स्थान, जैसे त्रिवर्त है, दंती द्रवंती है, सप्तला संखिनी है ना। मैं बात करता हूं वचा पे, और यही इंपॉर्टेंट, और ये डायरी में लिखना क्या आचार्य चरक ने वचा को किन द्रव्यों में रखा है? विरेचक द्रव्य, जबकि वचा वामक होती है, लेकिन इसने किस में रखा है? विरेच। नीचे आरकवती पढ़ा है, वो भी 7 से 12 चैप्टर में ही है, उसकी बात नहीं करेंगे। यहां एक द्रव्य दिया हुआ उदक्रिया, करंज का प्रिया, तो उदक्रिया पे ध्यान देना, विरेचन द्रव्य। अगली लाइन, पक्वाश गते दोषे विरेकार्थ प्रयोज्येत। डॉट 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 डॉट। इमेजिन करो एग्जाम सेंटर में बैठे हो, पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, चरक सुषुप्त वाग्भट, और ये लाइन आ गई
और पहला ऑप्शन है निरुबस्ती, दूसरा है निरु अनुवासन, तीसरा विरेचन और चौथा है कोई नहीं। तो पढ़ रखा होगा वही कर पाएगा, क्योंकि पक्वाशयगत दोष में अपन यूज क्या करते हैं, बस्ती, और पक्वाशय किसका स्थान है, वात। लेकिन ध्यान से सुनना, यहां दो शेष शब्द लिखा हुआ है। अब आप इसका अर्थ समझो, ये जो ऊपर मैंने बनाया उसी समझ में आएगा। यहां से जीआई का पूरा ट्रैक है ये, तुम्हें पता हो तो विरेचन से पहले वमन करवा देते हैं, है ना। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर के ऊपर तो कोई गंदगी है ही नहीं, उसके ऊपर एरिया तो पहले नीट एंड क्लीन। लेकिन पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेके और यहां एनस की ओपनिंग तक कोई लॉक नहीं है। तो विरेचन द्रव्य यहां से आएगा, ये सारे मटेरियल को लेके और इंक्लूडिंग पक्वाश सारे दोषों को बाहर निकाल। इसलिए इसने भाव आवेश में ये कह दिया, लेकिन अपनी नहीं तो सवाल बना के चला गया, क्या, पक्वाश गते दोषे विरेकार्थ प्रिय। ऑप्शन देगा निरुहेण प्रिय, अनुवासेन प्रिय, तीसरा बस्ती लिख सकता है। अपनी बुद्धि काम करनी चाहिए कि विरेचन के लिए। और ये बहुत सिली मिस्टेक होने वाले क्वेश्चन हैं, जिन्हें बाहर आके आप बोल नहीं सकते किसी को कि मैं ये भी गलत करा है ना। फिर अगर आपका दोस्त है तब तो वहीं पे मारेगा आपको, और टीचरों को कहोगे तो कहेगा अगर तू ये गलत कराया तो फिर सिलेक्शन हो भी जाए तो तू तो ना कर ही। क्योंकि आप स्टार्टिंग में जो जिन चीजों में ज्यादा जोर देना और होता क्या है ना, कि अगर आप ठीक से सुनोगे ना तो पूरे साल में अपन जिन जिन चीजों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, इसका मतलब वही है कि वही डिस्टर्ब करेगी। एग्जाम में जो बिल्कुल ऐसे लगते हैं ना फुलटॉस, फुलटॉस चूकती बोल्ड है, और ये सब फुलटॉस है, जिसको आता है आ गया। मतलब मैं आपको बताऊं, इन लाइनों को मैंने एक पेज, जब मैंने प्रिपरेशन किया पेज में लिख रखा था और सामने रख रखा था। तो ये वैसी वाली बात होगी कि आपके पास वो अखबार पड़ा है और उस पर लिखा हुआ है कि चाकू घोंप कर 500 रुपए लूटे, पूरी साल उसको देख रहे हो। अब आप वो अखबार की तरफ नहीं भी देखोगे तो भी पता उसमें लिखा है कि चाकू घोंप कर 500 रुपए लूटे। तो वो लाइन वैसे होगी कि पक्वाश गते वीरेकार्थ प्रयोग, नींद में बुलवा लो तुम, पक्वाश गते दोषे वीरेकार्थ प्रयोग, है ना। और वो उसकी आमाशय वाली श्लेष्म पित्त वाले, वो वमन की आमाशयगत श्लेष्म पित्त। ठीक है, चलिए आस्थापन की बात करते हैं। पहले लिख दो पांचों लवण सम्मिलित, इसके संग्रह जो किया ना द्रव्य, उसमें तीसरी लाइन के मिडल लिखा है लवणा नहीं मिला, पांचों लवण। और उसके जस्ट आगे लिखा स्नेह, चारों स्नेह। अब मेरी बात सुनना, आस्थापन बस्ती को अपन निरु बस्ती भी कहते हैं। अभी एक कोई वायवा था कहीं पर, तो एग्जामिनर ने पूछा बच्चे को, फाइनल का वायवा था पंचकर्म का, कि बस्ती दी, ड्यूटी लगी पंचकर्म, बोला बोले बस्ती दी, बोला बस्ती द्रव्य तैयार किए, बोले ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज था, काहे की बस्ती, बस्ती नाम कुछ था ही नहीं वहां। तो उस एग्जाम में बोले अच्छा ये बात बता बेटा, तूने कितनी बस्ती तैयार करी होगी तेरा, तो 10-15 तो करी। तो बोले निरु बस्ती के अंदर स्नेह डलता कि नहीं डलता, बोले नहीं सर, स्नेह तो अनुवासन में डलता है। एग्जाम ने कहा शाबाश, 50 में 25 नंबर दिए गया उसको। भाई अनुवासन बस्ती में स्नेह अधिक होता है, लेकिन निरु में भी डलता तो है। तो ये बुद्धि जो उसकी भ्रष्ट हुई थी ना, तुम्हारी भी होगी एग्जाम में, कि अच्छा अनुवासन में तो होता है, निरु में स्नेह थोड़ी होता है। ये तो सर ने 100 बार कहा है कि शोधन बस्ती है, लेखन बस्ती है। सर का खुद का दोनों का माथा फोड़ के आ जाएगा। स्नेह 4, लवण 5 मिला। और चूंकि ये शोधन बस्ती है और ये वात का शमन करती है, तो इसके गुण किससे मैच करते हैं, विरेचन से। क्यों, क्योंकि उसमें साफ लिखा था पक्वाशय गते दोष, लेकिन रूट चेंज है, ये भी लोअर इंटेस्टाइन की क्लीनिंग करेगी। अब उदावर्त और विबंध इन दोनों का, उदावर्त का मतलब तो अपान वायु ऊपर की तरफ चली गई, तो ऊपर की तरफ चली गई मतलब जो द्रव्य नीचे लाने थे वो नहीं लाएगी, लेकिन वात का शमन ही करेगी। और ये शोधन बस्ती है, इसलिए विबंध का भी नाश करेगी। अब पहली लाइन देखो, पाटला, अग्निमंद, बिल्लु, शोणा, काश्मरी, शालपनी, प्रश्नपनी, नील, कुछ जाने पहचान लगे, 10 मूल की तरफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते। अच्छा इसमें एक चीज और देखना, मदन फल लिखा हुआ दूसरी लाइन क्लास,
अब इसका कारण बता देता हूं, सुन लो। मदन फल अग्रह 3 में, नॉट ओनली वमन, किस किस में, वमन, आस्थापन और अनुवासन, तो आएगा ना इसमें। अगर ऐसा पूछे कि उसमें था कि नहीं तो बोले था। नेक्स्ट, अनुवासन बस्ती की कल्पना। अब ये कह दिया इसने, इस बात को इसी में सम्मिलित कर दिया कि अनुवासन में भी ऐसे ही औषध गण का प्रयोग करें। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसको पता है डिटेल तो मैं वहां बताऊंगा, 1/4 मात्रा ये भी वहां बताऊंगा, स्नेह की मात्राएं ज्यादा ये भी बताऊंगा, और स्नेह इसने ऊपर लिख दिया। आगे लिखता है प्रोक्तम संग्रह पंचकर्मिकम, ये आप पहली बार पंचकर्म शब्द है चरक संहिता। ठीक, नेक्स्ट, उत्तराखंड 2015 का ही ये दूसरा, इसी चैप्टर के तीसरा क्वेश्चन क्या था? पंचकर्माणि कुर्वित डॉट 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 विचार्य, क्या मात्रा कालो, उसमें था देश कालो, मात्रा कालो, ऐसे उसने बना रखे थे। नेक्स्ट, युक्ति का महत्व। अब ऊपर लिखा ना मात्रा और काल की युक्ति लगा के और पंचकर्म करवाना चाहिए, मतलब समझो इसका काल इसलिए क्योंकि शरद बसंत और प्रावट या वर्षा कह दो क्रमशः पित्त कफ और वात के शमन के लिए, और उसी टाइम शोधन करवाना क्योंकि प्रकोप अवस्था होती। मात्रा किस अर्थ में का है? मात्रा के अंदर आपका एक तो औषध मात्रा आ गई, अंतरनक मुष्टि, एक कोल, जो भी वमन विरेचन क्या देते। दूसरा आपको पता हो तो मानिकी है ना, तो मानिकी, मान, वामक और विरेचन। तो दो जो सबसे बेसिक चीज है मात्रा और काल, उनका ध्यान पंचकर्म में रखना चाहिए। आगे लिखता है मात्रा काल आश्रय युक्ति, क्योंकि मात्रा और काल से ही तो आपकी युक्ति बनेगी चिकित्सा की। युक्ति का मतलब समझते हो? क्या आप किसी पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट डिजाइन करते हो उसमें जो बुद्धि लगाते हो, अच्छा ऐसा पेशेंट है यार, इसका वजन 70 किलो है, अभी सीजन कौन सा चल रहा है, बोले अभी तो शरद आने वाला है, प्रॉब्लम क्या है, युवान पीढ़ का, वमन तो भी नहीं करवा सकते, विरेचन करवा देते। फिर विरेचन के लिए पूछा उसको, अब उसका कोर्स जानना है, तभी तो मात्रा तय होगी। तो पेशेंट का कोस्ट पता करा, तो अल्टीमेटली डोज फिक्स करने के लिए 100 चीज और देखनी पड़े। तो आपने सारी की सारी चीजों को असेंबल किया और एक कंक्लूजन निकाला कि इस आदमी के लिए इतनी मात्रा ठीक थी। बहुत सारी चीजों को मिला के और एक कंक्लूजन पे पहुंचना ही युक्ति है। क्या लिखता है? मात्रा काल आश्रय युक्ति, मात्रा और काल के आश्रित है कौन? युक्ति। सिद्धिर युक्तो प्रतिष्ठितो, और क्या कह रहा है? सिद्धि का मतलब समझो, जो परिणाम अपन ने सोचा वही प्राप्त होना। आपके पेशेंट को अगर युवान पीड़िका के लिए विरेचन दे रहे हो तो आपके दिए हुए विरेचन से उसकी युवान पीड़िकाएं ठीक होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि युवान पीड़िकाएं ठीक होना या नहीं होना ये किस पे आश्रित है? युक्ति। और युक्ति किस पे आश्रित है? मात्रा काल। तो मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्ति प्रतिष्ठिता, इसलिए कह रहा है। इसीलिए मैंने पहले चैप्टर में कहा था कि युक्तिज्ञ ज्यादा बड़ा है किससे? द्रव्य ज्ञानवान। वहां लिखा था ना अजपा गोपा आविपा और वो वनवासी, उनको भी रूप और उसका नाम का ज्ञान होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता किस में क्या मिलाना है, किसको कितना देना है। ठीक, तो उस लाइन को इसने यहां पर एक्सप्लोर किया कि मतलब इसलिए मैं इतनी देर से ये चीज समझा रहा था। चलिए, अब पंचकर्म के द्रव्य संग्रहित हो गए, नस्य कर लिए, वमन विरेचन बस्ती कर ली। अब आते हैं यवागुट। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सीधी, बहुत सिंपल है। सिर्फ एक चीज, जिस जिस तरीके से आप यवा को पढ़े उस टाइम एक चीज का ध्यान रखना, आप रटने की पूरी कोशिश मत करना कि तो पूरी रट लूंगी, क्योंकि इसमें यवा को रटोगे फिर 500 माँ कषाय कैसे रटोगे? फिर माँ कषाय के बाद स्वस्थ आ जाएगा, फिर ऋतु आ जाएगा। क्यों? जितना कम से कम रटना पड़े उसके लिए आपको ये करना है जितना ज्यादा समझ, और हर एक चीज के पीछे कोई कहानी, कोई केस, कुछ ना कुछ रिलेवेंट मिलेगा जो भी पढ़ेंगे उसमें। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि ये इतना ही द्रव्य इसमें याद करना, तो उतना ही करना, और ये पक्का को रिपीट नहीं होगा, इसलिए उसी को पढ़ा रहा। ठीक, और जितना बताऊं उतना ही पढ़ना है। जैसे कई नए बच्चे हैं, आज भी 1-2 का मैसेज आया था कि सर आपने जैसे इस श्लोक में यही पढ़ाया, तो हमको ये सब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तुमको नहीं पढ़ना है, इसी चीज की तो पैसे दे रहे हो, तुम्हें क्या पढ़ना है ये बता रहा हूं, ये नहीं पढ़ना है।
बोले सर कहीं कहीं तो आप पढ़ा देते हो। इसी चीज के पैसे हैं कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पढ़नी है, कहाँ कहाँ नहीं पढ़नी है। तो सारा नहीं पढ़ना, क्योंकि जो सारा पढ़ लेगा ना उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, है ना। सबसे जरूरी है ये पता होना कितना नहीं पढ़ना है। पढ़ना कितना, ये तो किताब पढ़ी है, नहीं पढ़ना वाला समझ में आए तो आसान है। ठीक, पहले लिखो चरक की यवागु 28, काश्यप की 21। काश्यप की यवागु 21, चरक की 28। दूसरा लिखो काश्यप अनुसार यवागु के दोष। काश्यप अनुसार यवागु के दोष 7। कौन कौन से होते हैं मैं नोट्स में डाल रखे, अभी लिखवाना ठीक नहीं। यह एक लाइन है, बड़ी सिंपल है। कहता है अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि यवागुर विविध औषधा। अब ये कह रहा है इसके बाद मैं विविध औषधियों से निर्मित यवागु का वर्णन करूंगा, जो कि विविधानाम विकाराणाम तत्साध्यानाम निवृत्ते, जो कि उपयोगी होगी विविध प्रकार के साध्य विकारों को ठीक करने। अब विविध प्रकार के साध्य विकारों को ठीक करने के लिए तो कोई भी चीज हो सकती है, महाकषाय भी हो सकते हैं, षड्रस भी हो सकते हैं, कषाय कल्पनाएं भी हो सकती है, लेकिन ये लाइन आती है किसके लिए, यवागु। तो एग्जामिनर दे सकता है, तो इसको आप ध्यान रखें कि ये यवागु। विमर्श में चलते हैं, 1 2 3 4 5 लाइन देखो। अन्न पंच गुणे तो यवागु षड गुणे चतुर्दश गुणे मंड विलेपितु चतुर्गुण। मिला। फिर लिखता सिक्त वीरहितो मंड पेया सिक्त समन्विता यवागु बहु सिक्ता विलेपी वीरल द्रव। अब इधर देखो, यवागु ये 6 कितने गुना, 6 गुना। ठीक है, दो चीजों में 14 गुना होता है, वो कौन सी है, पेया मंड में कितना, 14 गुना। ठीक है, कौन बच गई, विलेपी कितने गुना, 4। अब सिर्फ याद क्या रखना है कि इसमें 14 गुना, इसमें पेया और मन। अब मेरी बात सुनना, पेया और मन में 14 गुना है ना। अब बात सुनना, यहां जो टुकड़ा लिखा है सिक्त भी रही तो मंड पेया सिक्त समन्वित। चावल बॉईल किए और उसमें 14 गुना पानी मिला के बॉईल किया, आधा रह गया तो चावल तो उबल गए होंगे। अब छान के और चावल का पानी अलग कर लो और दाने अलग कर लो। जो छना हुआ चावल का पानी है वही मंड, छनित पानी चावल का क्या है, मंड। चावल बॉईल किए 14 गुना जल में, वैसे ही आधा रहने पे उतारे और हाथ से जो सॉलिड वाला पार्ट है उसको अलग कर दिया। तो इसके अंदर छोटे मोटे टुकड़े मिलेंगे, हाथ से करने में तो होगा ना, कपड़े छानने पे तो नहीं हो। जिसमें थोड़े बहुत दाने मिले वो पेय। समझ गए बात को। तो इसलिए लिख दिया कि सिक्त रहित मंड है और पेया सिक्त समन्वित। फिर उसके बाद आते हैं अन्न या भात पे। बताओ, अन्न ऑब्लिक भात कितने गुना, 5 गुना। और शारंग दर के अनुसार पूछे तो 14 गुना। शारंगर के अनुसार 14 गुना। लेकिन ध्यान रहे कि वैसे तो भेषज कल्पना का है मैटर, लेकिन फिर भी यहाँ शारंगर अप्लाई नहीं होता। किसमें, इस केस में अन्न वाले में। पहला आंसर आपको 5 ही करना है, फर्स्ट आंसर। अगर क्वेश्चन में शारंगर लिखा हुआ हो तो फिर 14 गुना का। चलिए शुरू करते हैं यवागु से। एक यहां पर और चीज सुनिएगा, यहां जो राइटर ने नाम लिख रखे हैं वो ठीक नहीं है। कुछ कुछ यवागु, जैसे पहली यवागु नाम क्या लिखा है, शूलनाश। यवागु है कौन सी, दीपनीय प्लस शूलग्नि। तो आप इसको ऐसे करना, इसको काट के यू लिख देना, दीपनीय प्लस शूलग्नि। ध्यान से देखोगे द्रव्य दिख गए होंगे कौन से, पंच। सिंपल लिख दो सीधा, पंचकोल। हेलो,
हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ बोलो। ठीक। दीपनीय प्लस शूलग्नी कौन सी? पंचकोल। नेक्स्ट देखो, आगे चलते। ये तो पता है ना, पीपली पिपली मूल चवे चित्रक नागरे, ये पंचकोल होते हैं, और इसमें मरीज मिल जाए तो षडूष्म। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दूसरी नाम देखना, पाचनी प्लस ग्राही। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ददित बिल्व चांगेरी तक्र दाढ़ी साधित। ददित बोलते हैं कपित को, और कपित स्तंभक होता है, कसेला होता है, कसाय रस, है ना। ददित बिल्व चांगेरी, बिल्व चूर्ण आपने सुना होगा, अतिसार में खूब देते, है ना। अब ग्राही का मतलब बाद में समझ आया। ग्राही का मतलब है जो भोजन को लंबे समय तक जीआई में रखे। क्योंकि बहुत से पेशेंट होते हैं, जैसे आपने आईबीएस का केस देखा होगा, कि मेरे को खाना खाते ही वॉशरूम जाना पड़ता है, इसका मतलब उसकी ग्रहणी तो कुछ रोक ही नहीं पा रही, और अगर रोक नहीं पाएगी तो उस पर डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम काम कैसे करें। तो ग्राही का मतलब वो ग्रहणी वाला ही अर्थ है, कि जो लंबे समय तक भोजन को, मतलब लंबे समय मतलब कंपेरेटिवली, जिस पेशेंट में ऐसा नहीं हो रहा, तो आप ध्यान से सोचोगे इसका मतलब क्या है। ग्राही का मतलब जो कॉन्स्टिपेशन करे, यही तो मीनिंग हुआ। माइल्ड लेवल का होगा भाई, ग्रथिभूत अवस्था में नहीं करेगा कि उसको ग्रथित कर दे, वैसा नहीं, लेकिन धारण काल को तो बढ़ाएगा ना। तो फ्रीक्वेंट स्टूल पास को रोकने वाले द्रव्य ग्राही होते। ठीक। एक आगे लिखा है पाचनी। अब ये कितनी शानदार है, आईबीएस वाले पेशेंट भी इसको ट्राई कर सकते हैं। उसकी अग्नि कम है और आम बढ़ा हुआ, तो आम पाचन का काम करेगा, प्लस ग्राही द्रव्य भी। तो ददित बिल्व चांगेरी तक्र दाढ़ी में साधिता। तक्र वृक्ष होता है, ठीक। चांगेरी अम्ल रस होता है, वात का शमन करेगा, ठीक। ददित और बिल्व स्तंभन करेंगे। दाढ़ी पैत मतलब अम्ल रस होते हुए भी जो पित्त को नहीं बढ़े, क्योंकि इस मंदाग्नि वाले के अंदर विदा होगा, तो बहुत सोच समझ के देना पड़ेगा। और वैसे भी तक्र तो गृहिणी की बेस्ट मेडिसिन में आता है, तो ग्राही में देंगे देंगे, है ना। अब इस पेया का नाम है पाचनी, वो यवागु का नाम है पाचनी प्लस ग्राही। और मजे की बात, मैंने तुमको कहा था कि उसने नाम तो यवागु लिख दिया, लेकिन उसका मतलब सब चीजें, तो इसने आगे यहाँ पेया शब्द यूज किया, देख, वरना यवागु लिख सकता था ना। तो ये बताना चाह रहा है कि मैं पेया यवागु इस लफड़े में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तुम्हें ड्रग समझाना चाह रहा हूं कि दलीय खिचड़ी के अंदर मिला के क्या देना है पंचकर्म के बाद। ठीक। तो ददित बिल्व चांगेरी तक्र दाढ़ी साधिता पाचनी ग्राह, यहां ये पूरी हो गई, अगली शुरू हो गई। ये 2 नंबर, यहां से 3 नंबर है। अब 3 नंबर देखो आगे क्या लिखा है, सह बातें पंचमूल की, ऐसे लिखा हुआ। अब इसको क्या समझे, तो समझ नहीं आ रहा। ये समझ में आएगा अगला कोटेशन पढ़ेंगे तब, क्योंकि वहां ऐसा लिखा है पित्तज और कफज के अंदर, अतिसार के अंदर ये देते हैं, इसका मतलब ऊपर वाली वातिक अतिसार के थे। तो वातिक अतिसार में पंचमूल की, कौन सा पंचमूल, टीकाकार ने क्या लिख दिया, लघु पंचमूल बराबर वातिक अतिसार की। और ये तुम्हें पता है क्या, कि जिसका नाम लघु होता है वो गुरु होता है ना, और जिसका नाम गुरु होता है वो लघु होता है। तो वात के शमन के लिए तो गुरु ही चाहिए, इसलिए लघु पंचमूल लिए। ठीक है, आगे आओ, तीसरे पे चलते। तीसरी हो गई ना, चौथी पे चलते हैं। कौन कौन सी, पित्तज और कफज की। अब पित्तज और कफज अतिसार नाशक पेय है, ऐसा लिखा हुआ, लेकिन यहां ध्यान से देखो शब्द क्या है, पैतिक और श्लेष। तो तुम भी ऐसे याद रखना, एक तो पी है, एक श्लेष में, शाल पर्णी प्रश्न पर्णी, हो गया। और अतिसार के लिए क्या लिखा हुआ है, बिल। शाल पर्णी प्रश्न पर्णी के साथ बिल आ जाए तो शह से शह, पै से पै, और बिल से अतिसार, है ना। नेक्स्ट, रक्त अतिसार। अब ब्लडी डायरिया हो रहा है किसी को, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है ब्लडी डायरिया का, कि डायरिया तो है, मतलब अतिसार की अवस्था तो है, लेकिन वो इतनी सीवियर है
कि जीआई की इंटरनल वेसल्स फट गई और ब्लड आ गया। इसमें भी डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे फ्रेश ब्लड है इसका मतलब लोअर जीआई से, और अगर ब्लैकिश है इसका मतलब स्टमक ब्लीडिंग है, अल्सर वगैरह है। क्यों? क्योंकि HCl के साथ मिलके और ब्लड का कलर जो है डार्क हो जाता है, तेजाब जला देता है खून को, मतलब बेसिक बात ही है। वॉमिटिंग में भी ऐसा आता है भाई, वॉमिटिंग जब भी ब्लड वाली होगी उसमें कभी फ्रेश ब्लड होगा ही नहीं। अगर है तो इसका मतलब वो जीआई ट्रैक से नहीं आ रहा, किधर से आ रहा है? ट्रैकियल रूट से। समझ रहे हो? अगर किसी पेशेंट में ब्लीडिंग हो रही है, आप मतलब वो होता है हेमीमेसिस हो रहा है, वॉमिटिंग के साथ में ब्लड आ रहा है, तो बहुत आसान है। अगर स्टमक से ब्लड आ रहा है ना तो ब्लैकिश होगा, रेड कलर, और ब्राइट रेड है इसका मतलब ट्रैकियल रूट से आ रहा है। या फिर जीआई के अपर पार्ट के अंदर एक डिजीज होती है इसोफेगल वेरिसीज, तो उसके अंदर क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है। तो जो लोग हैवी ड्रिंकर होते हैं उनमें मॉर्निंग में जीआरडी की वजह से रिफ्लेक्स आते हैं, और रिफ्लेक्स के साथ में ब्लड आता है, और वो हमेशा फ्रेश ब्लड होता है इसोफेगल वेरिसीज वाला। तो इसोफेगल वेरिसीज में ऐसा हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज या ट्रॉमा में ऐसा हो सकता है, अपर जीआई के ट्रॉमा में ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर कार्डिक स्फिंक्टर के नीचे की ब्लीडिंग है तो वो ब्लड ब्लैकिश रेड होगा, ब्राइट रेड नहीं होगा। अब अपन बात कर रहे हैं रक्त अतिसार की। रक्त अतिसार का सिंपल सा मीनिंग ये है कि ब्लड आ रहा है लूज मोशन के साथ में, फ्रीक्वेंटली पेशेंट को डायरिया हो रहा है और उसमें ब्लड आ रहा है। अब सुनो, आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, एक ड्रग है, अजा का प्रयोग आयुर्वेद में उन जगहों पर बहुत हुआ है जहां ब्लीडिंग डिजीज या जहां पर टीबी शोष है, राजयक्ष्मा में भी रक्त वमन एक लक्षण है, अगर आपने ध्यान दिया हो, है ना भाई? रक्त वमन भी है और रक्त मिश्रित कफ भी है, दोनों लक्षण है चारों प्रकार के राजयक्ष्मा। बेसिक बात यह है कि अगर ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया अंदर जाके और अपना वो केसिस लीजन बनाएगा, अब वहां लंग्स की एल्वियोलाई की जितनी भी वेसल्स है वो ओपन हो जाएगी, और वो जो स्पुटम आएगा अंदर से उसके साथ में फ्रेश ब्लड आएगा। अगर वो बहुत बढ़ जाए तो फिर स्पुटम के अंदर हैवी अमाउंट में ब्लड निकलेगा, लेकिन वो फ्रेश होगा। तो डिफरेंशिएट हो गया ना, स्पुटम वाला ब्लड और जीए वाला ब्लड। तो अब यहां बकरी के लिए बोला है पैस से अर्धुक्त के छागे। और आयुर्वेद के सिद्धांतों को ध्यान में रखो तो बकरी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कषाय मधुर रस की प्रधानता युक्त होते हैं। अपने मूत्र में पढ़ा था कि मधुरम कषायम पथ्यम, ये अजा के लिए था। पथ्य मूत्र अजा का होता है, गोमूत्र नहीं होता। गोमूत्र मधुरम कृमि कुष्ठ नाशनम, ऐसा था। और लवण वाला अस्तिकम, शैशारम महिषम, श्वास का अरसंग उष्ट, ऐसा था ना। तो सिंपल मीनिंग ये है कि अगर बकरी कहीं है इसका मतलब ऑप्शन में ढूंढो कि ब्लीडिंग किस डिजीज में हो रही है, या टीबी कहां है, शोष कहां है, राजयक्ष्मा। तो रक्त अतिसार है तो ब्लीडिंग है, तो एक दो बकरी आ गई। आगे लिखा है हिबेर उत्पल नागरे। अब ध्यान सुनना, हिबेर और उत्पन्न दोनों शीतल द्रव्य, तो ठंडे हैं, तो ये क्या करेंगे, ब्लीडिंग को कम करेंगे। आगे लिखा नागर। अब ये कटु रस लेकिन मधुर विपाक का द्रव्य, और मधुर विपाक का द्रव्य होने के कारण और कटु रस का होने के कारण इसकी प्रकृति संग्राही द्रव्यों जैसी होगी। ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा कि ये फ्रीक्वेंट स्टूल पास आउट को रोकेगा। अब यहां दूसरा द्रव्य इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि कटु रस शोणित संघात भिन्न थी, तो क्लोटिंग ही नहीं होने देता अंदर। भाई कपोत विस्टा वाला एग्जांपल है, पर्टिकुलर कटु रस के लिए अपन ऐसा पढ़ेंगे। तो अगर दूसरा दे देते तो वो क्या करता, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, पीटी बोलते हैं जिसको अपन, तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन को होने नहीं देता, वो फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग करवाता रहता जीआई के अंदर से। तो यहां नागर देने का उद्देश्य है कि आम का पाचन करना है और मल को रोकना है। साथ में हिबेर उत्पल दे दी, पेया रक्त अतिसारग्नि, आगे भली प्रश्न पढ़नी दे दिया, उससे कोई मतलब। नेक्स्ट,
श्लोक में से ही इनके वो पढ़ना कि इसका नाम क्या है। जो श्लोक में नहीं हो राइट हैंड अपनी तरफ दियो काट देना, उसको सही कर लेना। आगे देखो क्या लिखता है, दद्यात अति विसा स आमे से अमला से नागरा। मिला। अब ये अलग है, ये अलग है, ये वाली अलग है और ये वाली अलग है। सिंपल याद करना, ए बराबर अतिविषा बराबर आमातिसार। ठीक, एक ड्रग याद। आगे चलो, अगला कौन सा है, मूत्रकृच नाशक। अब बात को सुनना ध्यान से, इसमें एक द्रव्य लिखा है स्वदृष्टा, कौन, गोक्षुर। एक आगे लिखा है फाणित। फाणित एक प्रकार की मदिरा है, गन्ने का, चावल का, मतलब कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन से, वो शुगर एक्चुअली में जो कार्ब फॉर्म में शुगर होती है उसके फर्मेंटेशन से फिर वो कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर चेंज होके और अल्कोहल बनता है। वो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही, लेकिन फॉर्म चेंज होगी। जितनी भी मदिराएं होती है सब डायूरेसिस करवाती, और इसीलिए मदिरा पान रेगुलर करने वाले लोगों में वाटर सोल्यूबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की हमेशा कमी रहती है, क्योंकि यूरिन के साथ में निकल जाता है फ्रिक्वेंटली। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी का कारण अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरिन हो सकता है ड्यू टू एल्कोहल, तो ये बात वेरीफाई करती है कि मदिरा डायूरेसिस करवाती। ठीक, मूत्रकृच में स्वदृष्टा या गोक्षुर तो बच्चे बच्चे को पता है कि गोक्षुर पुनर्नवा आदि द्रव्य डायूरेसिस करवाते। अब स्वदृष्टा जिसमें पड़ा हो, मदिरा के नाम पे फाणी जिसमें पड़ी हो, वो पक्का क्या करेगी, मूत्रकृच का नाश। सुनना आगे, लेकिन यहां पर स्वदृष्टा के साथ में वो चाहता तो पुनर्नवा ले सकता था, मदिरा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। संभवतः इसका कारण ये रहा होगा कि मूत्रकृच जो होता है वो पेनफुल मिक्चुरेशन होता है, और मदिराएं श्रोतोशोधक, मूत्रल और वेदना स्थापक होती है, तो वेदना शमन का भी काम करेगी यहां पे फाणी। समझ पा रहे बात को। नेक्स्ट आगे देखो, कृमिग्नि यवाग। अब कृमिग्नि यवाग में अगर बात करें तो श्रेष्ठ कृमिनाशक द्रव्य बोलो चरक अनुसार। स्टार्टिंग किससे हो रही है, विडंग। ठीक, तो बस ऐसे याद रखना है कि जो विडंग से शुरू हो वो कौन सी यवाग हो, इससे इजी तो क्या ही हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट, इसमें आगे चलोगे तो आपको एक चीज मिलेगी, सुवर्चिका। ये यवसार है। आप लोगों ने कृमि की चिकित्सा विमान स्थान में पढ़ी होगी। अपना कृमि, अपना क्या क्या होता है, अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान पर। प्रकृति विघात का क्या मतलब, एग्जैक्टली नेचुरल हैबिटेट या फेवरेबल हैबिटेट जो होता है वर्म्स का, उसके अपोजिट एनवायरमेंट क्रिएट करना है मेडिसिन के थ्रू। क्षार, क्लेद, कफवर्धक, पिष्टि में मधुर पदार्थों से कृमि बढ़ते। क्षार उष्ण, तीक्ष्ण, भेदन, छेदन, लेखन सब करता, इसलिए यहां पर सुवर्चिका या क्षार का प्रयोग। ठीक, नेक्स्ट आगे देखो, अगली जो है उसमें पिपासग्नि इधर है, इधर विषग्नि। अब सुनना, पिपासग्नि, मृद्विका, सारिवा, एक एक द्रव्य लिख रहा हूं, मृद्विका, सारिवा, लाजा, और क्या लिखा है, पिपली, मधु और नागर, है ना। बात को सुनना बहुत गौर से। शुरू के तीन द्रव्य, ठंडे ठंडे, कूल कूल। लास्ट के तीनों ध्यान देना, दीपन पाचन। ठीक है, लेकिन उष्णता या दाह उत्पादक नहीं। पढ़ाऊंगा आगे। दाड़िम और आंवला अम्ल रस होते हुए भी पित्त का प्रकोप नहीं करते, और पिपली और नागर
कटु होते हुए भी मधुर विपाक होता है इनका, इसलिए पुंसत्व नाशक आदि कर्म नहीं करते। तो पुंसत्व नाश का मतलब तो शुक्र नाश हुआ, और शुक्र सौम्य शीतल, इसका मतलब ये उष्ण नहीं है। अब ये उष्ण कब नहीं है, टेस्ट में हो सकते हैं, लेकिन ये विपाक अवस्था में उष्ण नहीं होकर मधुर हो जाते। अरे बात समझो, अब गौर करना मेरी बात। आप लोगों ने सुना होगा कि एक यहां पे शब्द थोड़ा सा उन्होंने गलत यूज किया, पिपासग्नि लिखा है या तृष्णग्नि लिखना चाहिए। तृष्णा एक रोग है, पिपासा भी एक रोग है, लेकिन स्वाभाविक रोग, प्यास लगना, भूख लग। लेकिन आचार्य इस समय जिस समय लिख रहे थे उस टाइम वर्ड पे इतना फोकस नहीं था, उनका मेडिसिन बताना ज्यादा उद्देश्य था। क्योंकि अगर उनको अगर अपन ये माने उनको पता नहीं था, तब तो पूरा तृष्णा चिकित्सा अध्याय लिख डाला उन्होंने। अब जब अपन तृष्णा चिकित्सा अध्याय पढ़ते हैं तो वहां एक चीज पता चलती है कि तृष्णा रोग के दो कारण होते हैं, वात और पित्त दोष, इनकी वृद्धि, और कफ का क्षय, यही तो होता है। बेसिक मीनिंग ये है कि जब आपका बॉडी टेम्परेचर राइज होता है तो आपकी बॉडी में से स्वेटिंग की प्रोसेस फास्ट होने लगती है। स्वेटिंग जितनी फास्ट होगी, ब्लड के अंदर जलीयांश की मात्रा कम होगी, और वही ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, और वही सर्कुलेट होते होते किधर जाएगा, खोपड़ी में। तो वहां ब्रेन के अंदर थ्रस्ट सेंटर होता है। जैसे अपनी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने के बाद में रेड लाइट ब्लिंक करना चालू हो जाती है, ठीक वैसे ही ब्लड में थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट से कम होता है तो थ्रस्ट सेंटर बोलता है पानी पी, पानी पी। मतलब प्यास की जो आपको अर्ज होती है कि मुझे पानी पीना, वो करता है। उसके साथ में चूंकि अब यहां तक बात पहुंच गई है तो गला सूखना, मुंह सूखना, होठ सूखना, ये तब तक चालू हो जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपको प्यास नहीं भी लगी हुई है और आप कोई रैली थी उसमें नारे लगाने गए थे और गला सूख, इसका मीनिंग ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें तो पानी जितना चाहिए उतना भी है, नहीं तो आपको पानी पीने की एक्सट्रीम इच्छा हो जाती, लेकिन आपने बोला ज्यादा, इसलिए सलाइवा और मुंह सूखने लगते। उस समय अपन थोड़ा सा 2 घूंट पानी पीते हैं, ऐसा कहते हैं ना, होठ सूख गए। तो दोनों बातों में डिफरेंस क्या है, ब्लड के अंदर अगर वाटर कंटेंट कम है तब तो आपको एक्सट्रीम प्यास लगेगी। जैसे कॉलेज से यहां पैदल पैदल आओ धूप में, स्वेटिंग होगी और यहां आते चाहोगे पानी पी। तो पिपासग्नि जो यवागु है, इसका जो बताने का सेंस है वो ये है कि अगर किसी कारण से रोगी में आमा अवस्था उत्पन्न हो जाए पंचकर्म के बाद, अब आप कहेंगे शोधन है, आमा अवस्था कैसे हो सकती, लेकिन अयोग में तो हो सकती है। अगर किसी कर्म का अयोग हो जाए तो आम अवस्था उत्पन्न हो सकती है। पिपासा का एक कोरिलेंस भोजन के साथ है और वो है आम। जब तक भोजन आपके आमाशय में, आमा अवस्था में रहेगा, या मैं यूं कह दूं कि भोजन जब तक आपके आमाशय में रहेगा पानी मांगता ही रहेगा। जैसे मान लो किसी दिन तुम सुबह उठे, चावल और मूंग की खिचड़ी खा ली तुमने छाछ या दही के साथ, और कॉलेज चले गए, तुम्हें 2 घंटे प्यास नहीं लगी, लेकिन सुबह उठे और मेज वाली आंटी ने बोला आज घर पे ही आ जाना, स्पेशल डाइट है, तो सुबह सुबह उठते ही छोले भटूरे दबा लिए, उसके बाद में खीर पी ली और चल पड़ा पढ़ने। तो उस आंटी घर से 4 घर छोड़े जाएगा तो बोतल टटोलेगा पानी, फिर अगले 4 घंटे तक पानी पानी चाहिए। आप जितना ऑयली फूड खाओगे, जितना फैटी फूड खाओगे, जितना हैवी डाइट लोगे, उतना ही पानी ज्यादा चाहिए। जैसे शादी में जाके आते हैं तो प्यास ज्यादा लगती है, घर पे खाना खाते हैं उस दिन इतनी नहीं लगती। कारण यही है कि जो भोजन आप शादी में खा के आए हो वो गरिष्ठ, और गरिष्ठ भोजन का मतलब है उसको पचने में टाइम ज्यादा लगेगा। दैट मीन्स उसकी आमा अवस्था कंपेरेटिवली प्रोलॉन्ग्ड होगी, तो लंबे समय तक पानी चाहिए, ज्यादा पानी। अब ये क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि जो खाना आपने खाया उस पे डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम काम करेंगे, लेकिन वो भोजन क्लेदक कब उसको पूरी तरह से गला ही नहीं पा रहा, मतलब उस भोजन के पार्टिकल जो है ना, माइक्रो पार्टिकल्स, वो होंगे तभी तो जाके और वो अपनी सेकंड फॉर्म में डुडने में पहुंचेगा।
अब पानी ज्यादा पियोगे तो डाइल्यूट अच्छे से होगा, लेकिन इसके साथ में जो डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम वो भी तो डाइल्यूट हो जाएंगे, तो इस चक्कर में प्रोसेस हो जाती है स्लो। अब जब तक भोजन आगे नहीं जाएगा तब तक पानी आगे नहीं जाएगा। पानी का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्टमक के नीचे वाले जीआई के पार्ट में होता है, तो पानी थैली में भरा पड़ा है लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, क्योंकि पोर्टल वेन का जो सिस्टम है उसका मेजर अमाउंट तो लोअर इंटेस्टाइन से होता है। इसलिए थ्रस्ट सेंटर कहता है और पी, और थैली कहती है जगह नहीं। तो ऐसा कहते हैं ना, आज इतना खाना खाया पेट फटने लग गया। पेट क्यों फट रहा है? पानी पीने से। जब 2 घंटे गुजर जाते हैं तो उस भोजन के साथ में पानी जाता है। और आपने, मुझे नहीं पता आपने नोट करा कि नहीं करा, आपको भी नोट करना, जब आप बहुत ज्यादा हेवी खाना खाओ, इस तरह से प्यास लगे और आपको पेट फटने जैसे लगे, उसके 2 घंटे बाद में आपको 2-3 बार यूरिन जाना पड़े। रीजन क्या? पहले लोग था, अब 2 लीटर एक साथ गया नीचे, तो खूब सारा एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होके पोर्टल वेन के थ्रू पोर्टो हिपेटिक सिस्टम से लीवर में, लीवर से गया आपका इंफीरियर और सुपीरियर वेना के थ्रू हार्ट में, हार्ट में राइट एट्रियम में गया, वहां से राइट वेंट्रिकल में गया, वहां से लंग से ऑक्सीजनेटेड होके और लेफ्ट एट्रियम में आया, और वहां से आ गया आपका वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहां से उसने किया, उसको पंप गया किडनी में, किडनी ने बोला इतना सारा पानी आओ साइड करें, तो उसको साइड करें, तो यूरिन फॉर्मेशन बढ़ गई। बात पल्ले पड़ रही? तो बेसिक मीनिंग ये, इतनी सारी बातचीत का कारण ये है कि पिपासग्नि यवागु के अंदर जो द्रव्य लिखे हुए हैं वो बिना कंसेप्ट के एक्सेप्टेंस में आएंगे नहीं कि ये कैसे लिख सकता है इसको। प्यास बुझाने के लिए सौंठ कैसे काम आएगी? प्यास बुझाने के लिए पिपली कैसे काम आएगी? गरम मसाले ये तो, लेकिन ये गरम मसालों में भी अलग है। ये उस आम का पाचन करेंगे, आपकी पाचन की क्रिया को तेज करेंगे, बढ़ाएंगे। और मधु लेखन करता है, तो वो स्टमक के अंदर जो भोजन का एडिशन हो रहा है ना, जो चिपक रहा है, उसको वहां से जल्दी जल्दी हटाएगा। तो 3 चीज तो हो गई, पाचन और लेखन से संबंधित। लेकिन यहां इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बर्निंग नहीं तो उस पेशेंट के अंदर पिपासा की वृद्धि हो जाएगी, व्यापद उत्पन्न हो जाए, कोलैप्स हो जाएगा, भ्रम मूर्छा हो जाए। इसलिए 3 द्रव्य ऐसे दिए हैं जो ठंडे, शारीवा, लाजा और द्राक्षा। और द्राक्षा की मजेदार बात सुनो, द्राक्षा के अंदर खूब सारे फाइबर होता है। तो द्राक्षा उस भोज्यांश को, जो भोजन ले रखा है, उस भोजन अंश के साथ जाएगी, तो उसको यूं समझ लो जैसे वो स्टिकी है ना अगर मटेरियल, तो उसमें जो फाइबर होंगे तो एडिशन कम होगा उसका। तो एक तो पित्त शामक हो गई, दूसरा लेग्स्टिव है, ये समझा रहा हूं। तो लेग्स्टिव है तो जल्दी आगे जाएगा, और पित्त शामक है तो जलन नहीं होने दी। तो मृद्विका, सारीवा, लाजा ठंडे ठंडे कूल कूल, और पिपली, मधु, नागर आगे बढ़ाने वाले और आम का नाश करने वाले। अब जब भोजन आगे चला जाएगा और साथ में शीतल द्रव्य दिए होंगे, तो पिपासा रोग अपने आप नष्ट हो जाएगा। जितना पियोगे उतने एब्जॉर्प्शन होगा और चैनल है वो प्रॉपर हो जाएगा। आगे लिखा विषग्नि। अब देखो ध्यान सुनना, इसको याद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसका कारण ये है कि इसको लॉजिक से ठीक ठीक नहीं समझाया जा सकता। विषनाशक शेष द्रव्य शीर्ष, लेकिन यहां विष शब्द जो है ना, उसके कई मायने हो सकते। जैसे कि यहां पिपासग्नि और आम का कोरिलेंस अपन ने पढ़ा, तो हो सकता है कि ये कोई वैसे विष की बात कर रहा हूं, आम विष जैसे। हो सकता है कि ये किसी औद्भिद या जानव में से या पार्थिव में से किसी पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं। तो ये क्या जनरलाइज विषग्नि लिख दिया, इसलिए इसमें सोमराजी का प्रयोग हुआ। ओनली एक हर्ब इसमें सोमराजी। तो आप डायरी में लिख लेना जरूर से कि विषग्नि यवागु बराबर सोमराजी विपाच, मतलब सोमराजी के साथ। सोमराजी किसको बोलते हैं? बाकुच। नेक्स्ट कार्श्य और मेद वाली यहां से पढ़ेंगे कल उस क्लास में। अब ओल्ड बैच में चलते हैं और वो पढ़ते हैं जो पढ़ना चाहिए।